हेलो। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 मतलब 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया। अब देखिए, जैसे 2023 में क्या था कि मॉडल पेपर और जो एग्ज़ाम का तरीका था वो 40-40 नंबर का हुआ करता था। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं ज़रा उसे गौर करेंगे तो देखेंगे। इसमें सामान्य निर्देश दिया गया है। क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। और देखिए, इस बार कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 52 आएंगे। ठीक है। आगे देखेंगे कि प्रश्न 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब कि क्या है, 1 नंबर वाले आएंगे क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। मतलब MCQ आपको 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चन। ठीक है। बाकी जो 50 नंबर होंगे वो 50 नंबर देखते हैं क्या है, सब्जेक्टिव के तौर पर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ कितना बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू कितना है, 2, यानी कि 6 गुना 2 करेंगे 12 नंबर। ठीक। आगे देखिए, 38 तक हो गया। अब 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें भी आपको कितना बनाना है, 6 का देना है। कितने नंबर रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन? 3 नंबर का, यानी कि 6 गुना 3 हो गया कितना, 18। तो 18 और 12 कितना हो गया, 30। और ऊपर देखिए कितना है, 30 कितना हो गया, 60। अब देखेंगे कि 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं कितने देना है, 4 को देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान कितना है, 5, यानी कि 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। टोटल 80 नंबर का इस बार एग्ज़ाम होगा। और शायद हमें लगता है कि आपको इसमें जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसी में आपको पहला का ए, पहला का बी, जो भी ऑप्शन होगा वो आपको लिखना होगा। शायद आपको AMR सीट इस बार न दिया जाए। ठीक है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 10th का। आपको समय पूरे 3 घंटा दिया जाएगा। आपका फुल मार्क्स कितना है, 80 नंबर। तो आज हम लोग मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग उसको देखेंगे। तो है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभाज्य, देखिए पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और खुद से कटे, मतलब स्वयं से कटे। एग्जाम्पल में हो सकता है 2, 3, 5, 7 80 से। ठीक है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। तो क्वेश्चन देखिए, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जो भी क्वेश्चन दे आप इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 156, आप इसे काट दीजिए 2 से। कितने बार में कटेंगे, तो 78 बार में। फिर 2 से काट दीजिए कितने बार, 39 बार। फिर 3 से काट दीजिए कितने बार, 13 बार। आप 156 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यही आपका हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा मिला 156 का, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न 2, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार तो देखते हैं क्या करते हैं। 6/15 आप क्या कीजिए, 15 से भाग कर दीजिए नीचे से ऊपर वाले में, कितना, 6। भाग नहीं लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 दशमलव देते हैं। दशमलव के बदला में 0, 15 से 4 बार में 15 चौके कितना, 60। काट कूट देखेंगे कि पूरा पूरी इसका शेषफल क्या आ गया, 0। पूरा पूरी जब कट जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी बहुपद
px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए शून्यकों की संख्या क्या होता है कि जो भी आपको ग्राफ दिया जाएगा, जैसे ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करेगा वही शून्यकों की संख्या। देखिए कितना जगह कट कर रहा है, देखेंगे जैसा कि मैं फिगर को फिर से अच्छे से कर दूं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कितने जगह कट कर रहा है, तो देखेंगे 1 2 3 4, अर्थात शून्यकों की संख्या कितना हुआ 4। ऑप्शन कौन सा हुआ बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा को। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना 12। आप क्या कीजिए कि इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर दीजिए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आगे प्लस है, तो इसके देखिए 12 का भी क्या है प्लस, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया 12। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस है तो यहाँ भी क्या है माइनस। अब यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा 7, क्योंकि आगे x से x मिल गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7 है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, यानी कि शून्यकों का योग। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन तो किसी भी हाल में इससे आएंगे। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है कि अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, ठीक ना, यदि दिया हो, अगर मान लेते हैं ये और ये दोनों दिया हो, तो कंडीशन क्या होता है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो पता होना चाहिए कि क्या कहलाता है प्रतिच्छेद होता है। और प्रतिच्छेद मतलब केवल एक हल मिलता है। प्रतिच्छेद कहिए, प्रतिच्छेद मतलब कि एक लाइन दूसरे को कट करेगा, तो एक पॉइंट पर कट करेगा, तो एक पॉइंट पर कट करेगा मतलब सॉल्यूशन कितना मिलेगा एक हल मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, नेक्स्ट इसी का पहला कंडीशन हुआ। इसी का दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन होता है कि यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। संपाती का मतलब कि एक लाइन, एक जो लाइन है वो इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो देखेंगे हर पॉइंट पर मिलते जा रहा है, बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और तीसरा होता है, तीसरा कंडीशन क्या होता है इसका कि यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि समांतर है। समांतर है, समांतर का मतलब होता है कि एक लाइन इस तरह है, दूसरा लाइन इस तरह, तो क्या ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को मिल रहे हैं, नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई हल नहीं है।
ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। हमें क्या बोला था कि रैखिक वितना का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा? जब देखिए यहाँ पर कोई हल नहीं होता है, जब क्या होता है? समांतर। ठीक है, और समांतर के लिए देखिए कंडीशन क्या होता है? तो समांतर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है? तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 9 x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस इतना के द्वारा निरूपित रेखा है। तो निरूपित रेखा है, फिर बताइए क्या होगा? संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी और लंब। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ दिया रहता है बस आप उसे क्या करते हैं कि जैसे देखिए x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और अगला है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। बस आप देखिए x के कोफिशिएंट कितना है 1 और y के भी कोफिशिएंट कितना है 1। तो x के बगल वाले में x का कोफिशिएंट 1 और बटा में इसका कोफिशिएंट कितना है 3। फिर देखिए y का कोफिशिएंट कितना है? तो y के कोफिशिएंट में है -1 और इसके देखिए कोफिशिएंट में कितना है -2। क्या ये दोनों देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया? क्या 1/3 बराबर 1/2 के? नहीं, शुरू कंडीशन नहीं खत्म। 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2, अर्थात हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर इस तरह से कंडीशन होता है तो क्या होता है? a1 देखिए अभी शुरू में हम लोग ऊपर पढ़े थे कि a1 यहाँ देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है? प्रतिच्छेद होते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी प्रतिच्छेदी है। ओके, अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। समीकरण युग्म इतना और 5x माइनस वाई इक्वल टू इतना का हल है। देखिए इसे सॉल्व करने का आप या तो प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि, आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं ऑप्शन को पुट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापना विधि जो पढ़े हुए हैं उसी को कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और अगला 5x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों समीकरण को अगर जोड़ देंगे तो y और माइनस वाई खत्म हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना 7x, 6 कितना 7, 7 से 7 एक बार में यानी x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इसी को क्या करते हैं किसी एक में पुट कर दिया, या तो इसमें या तो इसमें। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 में 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए कितना ला है 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना 6। तो y इक्वल टू 6, 2 इंटू 1 यानी 2 यानी y इक्वल टू कितना 4। x का 1 और y का कितना 4। देखिए ऑप्शन कौन है? x का 1 y का 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का गलत दिया हुआ है, 8 होना चाहिए था लेकिन इसमें 9 दे दिया हुआ है। तो 9 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 9 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू बनाना नहीं है आपको, आप इसमें ट्रिक अप्लाई कीजिए कि देखिए क्या हो सकता है कि नहीं। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना मिलेगा 9। और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दिया, तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर दिए? काट देंगे। क्या इसमें कहीं भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है? नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आगे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन बी की तरफ चले। देखिए आप फिर से अगर आप इसको तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1। आपको फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या चाहिए खत्म। क्या आपको आगे मिला? नहीं, फिर से एक्स स्क्वायर खत्म। ऑप्शन चलते हैं सी की ओर। देखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर आप यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस कितना सी। देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका सी।
आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, अगर x+3 का होल क्यूब तोड़ेंगे तो आपको इसमें x³ मिलेगा हाईएस्ट पावर, तो x³ हाईएस्ट पावर मिला इसलिए द्विघात तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, सॉरी 9 का सी हो जाएगा। चलिए 10th में चलते हैं कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति किससे डिफाइन होता है, डी से होता है। तो हम लोग इसका देखेंगे, इसमें बताइए एक x² का कोफिशिएंट में कितना है 1, यानी कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू कितना 6। अगर आप d का वैल्यू निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा b² - 4ac, ठीक है। अब b का वैल्यू आपको पास है 7 का स्क्वायर - 4 × 1 × c का वैल्यू कितना 6, यानी d = 7 × 49 - 6 × 24, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 25। अब हम लोग को पता है कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, वो होता है वास्तविक, और प्लस में क्या होते हैं असमान होते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए डी का वैल्यू 25 आया, यानी ऑप्शन बी वास्तविक तथा असमान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण इतना x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है, जब d का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो k का मान होगा। तो चलिए अगर मूल समान हो तो d का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बस हम लोग रख देते हैं d = 0 में। चलिए देखेंगे, तो अब यहाँ से चलेंगे x² के कोफिशिएंट कितना है, देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू कितना होगा k। जब मूल समान है तो d = कितना होना चाहिए, तो d = होना चाहिए 0, और d = फार्मूला होता है b² - 4ac = 0, यानी कि b का वैल्यू कितना है -4, b का वैल्यू कितना हो गया -4 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है k = 0। -4 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको 16 -4k = 0, यानी कि 16 -4k को उधर ले जाएंगे तो +4k, 4 से 16 4 बार में, यानी k का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया, यानी आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। AP 24, 21, 18 का सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम लोग क्या से दिखाते हैं D से, तो D निकालना है हमको, यानी D = फार्मूला क्या होता है A2 - A1। अब देखेंगे पता है कि 24 किसका वैल्यू होगा A1 का, 21 किसका होगा A2 का, 21 का होगा A3 का। फार्मूला पता है कि D = क्या होता है A2 - A1, A2 का वैल्यू कितना है 21 - A1 का वैल्यू कितना 24, यानी 24 में से 21 जाएगा कितना बचेगा -3। ऑप्शन देखिए कितना है इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, AP का हमको क्या निकालना है 10वां पद, तो यानी कि पहले तो A1 का वैल्यू 2, ठीक है, फिर A2 का वैल्यू 7 और A3 का वैल्यू 12, आपको 10वां पद निकालना है, यानी n का वैल्यू कितना दिया है 10। तो हम लोग को फार्मूला पता ही है कि 10वां पद मतलब कि nवां पद, तो nवां पद = फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग अगर d निकालते हैं तो d = फार्मूला क्या होता है A2 - A1, यानी A2 का वैल्यू कितना है 7 - A1 का वैल्यू 2, यानी d का वैल्यू कितना मिला 5। तो an, तो n के जगह हमको n का वैल्यू कितना मिला है 10, तो a 10 = a का वैल्यू कितना है 2 + n का वैल्यू 10 - 1 और d का वैल्यू 5, यानी कि 2 + 10 में से गया 9, 9 × 5, यानी 2 + कितना 45, 45 और 2 कितना 47, आपका हो गया आंसर। यानी कि देखेंगे 47 ऑप्शन कितना हो जाएगा बी ऑप्शन सही है आपका,
ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? तो संगत कोण क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? कोई भी समरूप त्रिभुज ले लीजिए, इसका भुजा तो अनुपातिक हो सकता है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके समानुपाती हो सकता है, ये भुजा इसके समानुपाती होता है, ये भुजा इसके समानुपाती, लेकिन एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। एंगल कभी अनुपात में नहीं होते, एंगल हमेशा बराबर में होते हैं, ठीक है, वो समरूप हो या सर्वांग सम हो, दोनों में। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, कोई त्रिभुज देखेंगे, फिगर दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन के लिए कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी। देखिए डी ई ये रेखा पैरेलल है किसका? बी सी के। बोल रहा है कि बी डी कितना दिया है? तो बी डी 7.2 सेंटीमीटर। देखिए बी डी कहाँ है? ये बी डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ए ई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। ई सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए डी क्या होगा? ये हमें नहीं पता है। तो हमें पता है कि यदि कोई भी त्रिभुज में कि एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाए, वह अन्य दो भुजाओं को अनुपातिक काटता है। तो अनुपातिक मतलब क्या होता है कि ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ए डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ए डी लिख दीजिए, और बी डी का वैल्यू क्या होता है? 7.2 इक्वल टू ए ई का वैल्यू 1.8 और कितना? 5.4। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 18 छते 18 दिया 54। अगर 3 से आप इसको काट देंगे तो देखिए 3 दूना कितना? 6 और 3 चौके 12, यानी कि ए डी बटा 2.4 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपको ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए सी, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 से। ये क्वेश्चन इसे पक्का बनेंगे एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी, ए सी और बी सी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा अधिकतर 90 डिग्री ही क्वेश्चन का आंसर होता है। आपको 10th में से ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, और कभी 8.1 से पूछा गया तो मैंने आपको पिछला मॉडल पेपर में बताया था कि कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए देखिए कि ए बी का वैल्यू 6√3 है। जो भी एंगल दिया होता है सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए। अगर समकोण नहीं दिया हो त्रिभुज में तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि समकोण निकले। तो कैसे चेक करते हैं? तो तीनों जो भी भुजा दिया होता है, तीनों जो भुजा दिया है उसको आप स्क्वायर कीजिए। तो देखिए 6√3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 कितना? 36। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 108। उसी प्रकार आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और फिर 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना? 36। आप देखेंगे कि हम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज कब होता है? जब किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग करके अगर आप उसको जोड़ेंगे, किसी दो भुजा का वर्ग कीजिए और उसको क्या कीजिए? जोड़िए, तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो देखेंगे 108 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 144। अगर यह कंडीशन होता है कि किन्हीं दो भुजा को वर्ग किए और फिर उसको जोड़े तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, तो वह क्या होता है? समकोण त्रिभुज। यानी कि आप देखेंगे कि 108 प्लस 36 दोनों को जोड़ेंगे और तीसरी भुजा कितना है? 144। तो देखिए 144 बराबर कितना हो गया? 144। अगर ये कंडीशन होता है तो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए पता है ये वैल्यू किसका होता है? x1 का, ये वैल्यू y1 का, ये वैल्यू x2 का और ये वैल्यू y2 का। हम लोग को पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है?
दूरी सूत्र फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। x2 का वैल्यू क्या दिया है, तो x2 का वैल्यू देखिए दिया है 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। लेकिन आपको ऑप्शन में 8 नहीं है तो पता है, आप पीछे भी बताए हुए हैं कि रूट 8 को कैसे आप लिख सकते हैं। तो अब 2 से कीजिए 4 बार में, 2 से कीजिए 2 बार में। जिस चीज़ का जोड़ा मिल जाता है उसको हम लोग लिखते हैं रूट के बाहर। अब देखिए इस 2 का जोड़ा नहीं मिला इसका, तो जो नहीं मिलता उसको लिख देते हैं अंदर। ये हो गया रूट 8 का वैल्यू। ऑप्शन देखेंगे कितना होगा, तो ऑप्शन देखिए इसका हो गया 17 का ऑप्शन डी। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बिंदु 2,5 और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब एकदम बीचों बीच निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए मान लेते हैं कोई 2 को बिंदु है इस प्रकार से। ठीक, एक है 2,5 और एक है 4,7। मध्य बिंदु का मतलब है यहाँ पे निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए क्या सीधा फॉर्मूला होता है कि इसका x और इसका x को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, इसका y को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो चलिए सीधा सा जोड़ दीजिए, तो कितना कितना है, इसका 2 प्लस कितना 4/2, इसका कितना है 5 प्लस इसका कितना है 7/2। इसको सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 4 कितना 6/2, 7 और 5 12/2। 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 2 से 12 काटेंगे 6 बार में। कितना ऑप्शन हो जाएगा 3,6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि यदि a 0,0, b 5,0, c 0,6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या क्या दिया है लिख देते हैं। चलिए देखिए A 0,0, B 5,0 और C 0,6। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको याद होगा। देखिए इतना हमें सोल्व करना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू जो दिया है 0 वाला पर ध्यान दीजिए। 1/2 का 1/2, देखिए x1, तो x1 का वैल्यू क्या हो गया 0। देखिए x1 का वैल्यू क्या होगा 0। अब देखिए 0 के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे, 0 के अंदर आप कुछ भी लिखिए इसके अंदर, ठीक है। 0 के अंदर आप कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो सब क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये टोटल वैल्यू क्या हो गया खत्म। अब आइए x2 की ओर। अब देखेंगे आप x2 में कि x2 का वैल्यू कितना है 5, तो आप इसको लिखिए 5। आगे देखिए y3, तो y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर देखेंगे आगे प्लस x3, तो x3 का वैल्यू देखिए कितना है 0। अब बताइए 0 और मल्टीप्लाई आप कुछ करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का। यानी हमारे पास क्या बचा, तो 1/2 ये पूरा क्या हो गया 0।
देखिए हमारे पास 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 और गुना करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30। ये वैल्यू क्या हो चुका है 0, यानी कि 2 से 30 काटेंगे कितना बार में 15 बार में, यानी कि आंसर आपका हो गया 15 वर्ग मीटर। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को MCQ है, अब हमें सॉल्व तो करना नहीं है, सब्जेक्टिव के इतने तरीके से आप करने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। यदि sin A = 3/5 हो, अब हम लोग को पता होना चाहिए कि दिया है कि sin A = 3/5, और हम लोग जानते हैं कि sin A फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि आपको वैल्यू मिला P = 3 और B = 5, सॉरी P/H होता है ना, माफ़ करेंगे मैंने B लिख दिया है, P/H। ठीक है, और हमारे पास H = कितना मिला 5, हमारे पास B है नहीं, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या कि H² = P² + B²। H का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर, P का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस B², 50 25 3 3 9 प्लस का 20²। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सोल्व कर रहा हूँ मैं कि 25 - 9 = B², इधर कितना होगा 16 = B², तो यानी कि 16 क्या हो जाएगा रूट में, इधर क्या बचेगा B, यानी कि बताइए 16 का कितना होता है 4, यानी B का वैल्यू क्या मिल गया 4। जब B का वैल्यू 4 मिला, हमें क्या निकालना है tan A, तो हम लोग को पता है कि tan A = होता है P/B। अब देखिए P का वैल्यू हमारे पास पहले से कितना है 3, और अभी B का वैल्यू कितना निकाले 4, यानी आंसर हो गया 3/4। ऑप्शन देखिए C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि 2 sin² A = 1 हो तो एंगल A का मान क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि 2 sin² A = 1, हमें एंगल A चाहिए। तो पहले तो आप देखेंगे कि 2 sin² ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में मतलब इसको मेरे को उधर भेजने का चाहिए, यानी कि मेरे को मिलेगा क्या sin² A = 1/2। फिर हम क्या करते हैं स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा sin A = √1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि हम रूट है तो रूट हम अपना अपना दे सकते हैं, यानी कि √1 लिख सकते हैं और रूट कितना लिख सकते हैं 2, यानी आपके पास क्या मिला sin A = √1 का वैल्यू कितना 1 और 2 का होता नहीं है इसलिए 2। अब देखेंगे कि sin A = अब बताइए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 45 का वैल्यू होता है, यानी साइन से साइन क्या हो गया खत्म, यानी A = कितना वैल्यू मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन आप क्या देखेंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 22 की cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हम cos 48 को cos 48 साइन 42 को लिख सकते हैं साइन 90 - 48, यानी कि cos 48 डिग्री। अब देखिए साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, यानी क्या लिखेंगे cos 48। अब cos 48 - cos 48 क्या हो गया 0, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। चलिए 22 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि भूमि की एक बिंदु। ठीक है, मैं इसको इधर क्वेश्चन फिगर में आपके सामने बता दूं कि भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि के कोई एक बिंदु होगा, मैं इधर बना देता हूँ, एक बिंदु से मीनार, तो मीनार के एक पाद बिंदु, तो मीनार इस तरह से खड़ा होगा, तो मीनार के पाद बिंदु मतलब पैर पास चला गया, कितना है 30 मीटर दूरी, ये क्या है 30 मीटर। और मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर देखिए ये है यूनियन को, यूनियन कहाँ से होता है नीचे से ऊपर, देखिएगा कितना डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का।
तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई, इसको निकालना है तो हमको नहीं पता है, क्या मान लीजिए h। अब देखिए हम लोग पहले से पता है कि एंगल जो थीटा दिया होता है, थीटा के जो सामने होता है वो क्या होता है, p होता है, यानी हम लोग इसको क्या माने हैं h, और नीचे जो होता है एंगल के साथ जो सटा होता है वो क्या होता है b, यानी क्या हो गया 30। तो हम लोग ऊपर वाला h को क्या माने हैं p, नीचे क्या माने हैं b, यानी p बटा b क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 30, यानी कि यानी कि h बटा 30 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 30 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा कितना √3। अब आप इसको क्या कर दीजिए परिमेयकरण, √3 नीचे है तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, यानी h इक्वल टू 30 √3 बटा में 3, 3 से 30 काटेंगे 10 बार में, यानी h इक्वल टू 10 √3 आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन आपका देखिए क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शिका, अरे एक वृत्त पर अंदर स्पर्शिकाएं हो सकती है, ऐसे मान लीजिए एक वृत्त है, स्पर्शिका कितना खींच सकते हैं 1 2 3 4 5 खींचते चलिए अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि टीपी, देखिए टीपी का है टी से पी, टी क्यू, टी से क्यू, केंद्र ओ, देखिए केंद्र ओ यहाँ पर है, दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू, देखिए ये कितना दिया है 110, तो पी टी क्यू यानी पी टी क्यू ये एंगल निकालना हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स। तो आपको पता होना चाहिए, प्रश्न बहुत अच्छा है कि यदि कोई स्पर्श रेखा, देखिए ये क्या है स्पर्श रेखा है ये, ठीक है। कभी भी स्पर्श रेखा त्रिज्या से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये दिया नहीं है, ये आपको कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। ये देखिए त्रिज्या, ये है स्पर्श रेखा, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। अब आप देखेंगे तो ये जो फिगर बन रहा है, ये फिगर बन रहा है चतुर्भुज का, देखिए 4 गो, और चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो चलिए चारों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू होना मांगता है कितना 360। अगर आप इसको सॉल्व कर दे तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा बताएंगे क्या 290 होना चाहिए, 290 प्लस कितना x इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 360 माइनस 290, यानी x इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन क्या होगा 70। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बोला, यानी कि देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है बताइए, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, बराबर है किसका तो उसी के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए पाई का वैल्यू तो सेम है, अब दोनों वृत्त है तो त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए सेम, यानी r से स्क्वायर का हो जाएगा खत्म, यानी कि r का वैल्यू क्या मिल गया 2। ऑप्शन देखिए 2 मात्रक। क्या बोलती पब्लिक। चलो 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, ठीक है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे घोड़ा घास चर सकता है। क्या सवाल दे, देखो एक वो रस्सी है कितना तो 7 मीटर लंबा है, इसमें घोड़ा बंधा है, तो ये बताओ घास चरेगा तो कितना दूर में चर सकता है। तो अगर ये फिक्स किया है यहाँ पे घोड़ा है तो बस इतना इस तरह से घूमेगा, इससे ज़्यादा थोड़े घूमेगा। अगर इतना घूमेगा तो बताइए क्या चीज़ का, इसी का तो एरिया निकालना है, तो क्या चीज़ बन गया सर्कल बन गया, और सर्कल का मतलब अर्थात क्या बना वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू πr², पाई का वैल्यू होता है 22/7
इंटू आर का वैल्यू कितना बड़ा है, देखिए 7 मीटर बड़ा है, यानी कि 7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 22 गुना 7 कर देंगे, कितना हो गया 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखो पब्लिक 27 का ए। तुम्हें दिल लगी भूल पढ़ना पड़ेगा 28। देखिए क्या है कि सब, देखिए पिछला बार का मॉडल पेपर मैंने यूट्यूब पर डाला है 2023 का, उसमें देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी गई है। अब कमरा है यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी क्या बनना चाहिए बताइए, घना बनेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से है। अब बताइए इसमें आप एक क्या रखना है, सीढ़ी रखना था, सॉरी बांस रखना है। तो बांस देखिए कहाँ से रखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे लंबा बांस यहाँ से आप इसको रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ तक, ठीक है। यही कहलाता है घनाभ का विकर्ण, इससे लंबा कुछ नहीं रख सकते। यानी कि अगर ये घनाभ का विकर्ण है तो घनाभ का विकर्ण के लिए क्या फार्मूला होगा, तो देखिए घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि एल का वैल्यू लंबाई देखिए कितना है 12 का स्क्वायर, फिर कितना है चौड़ाई 9 का स्क्वायर, फिर देखिए कितना दिया है ऊंचाई 8 का स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व कर दें तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अगर आप इसे जोड़ दें तो जोड़ने के बाद आपको मिलना चाहिए कितना 289, 289, और 289 किसका होता है 17 का होता है, ठीक है। 289 किसका होता है, सॉरी 289 हो गया 17 का, यानी कि ऑप्शन देखिए आपका कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो एक आता ही आता है कि उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलोक को क्या कहते हैं, तो कम प्रकार का त्वरण। इसमें क्या होता है ना कि अगर उच्च वर्ग सीमा है तो कम प्रकार का त्वरण, अगर यहाँ पर निम्न है तो यहाँ पर अधिक प्रकार का त्वरण हो जाता है, इसको याद रखिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए जो प्रायिकता की घटना होती है वो हमेशा, अगर परसेंट की बात करें तो 0% से लेकर 100% के बीच में रहता है, और अगर इसी तरह संख्या की बात करें तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी 100% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 बटा कितना है 5, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, ये तो सही बात है। अब देखिए 1.5 क्या है, देखिए 1 से अधिक हो गया, जो कि ऑप्शन क्या होगा सही, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। ये 15% देखिए बात सही है कि 0 से 100 के बीच में है, और 0.7 देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 1.5 नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका जितने भी सब्जेक्टिव हैं आगे हम लोग बाकी जो शेष क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े होंगे तो कृपया करके लाइक तथा शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।